एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारी थर्ड बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने जानने का प्रयास किया कि उन्होंने स्वयं की एक घोषणा की थी, क्या था आंदोलन, किस प्रकार से आंदोलन चला, सत्याग्रह के किस रूप में निकलकर सामने आया, मोहनदास करमचंद गांधी गांधी कैसे बने। सबसे पहले उन्होंने 1915 में भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु बनाने के बाद जो है उन्होंने सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो आए और उन्होंने वहाँ अपने समारोह में अपनी बात रखी। और राजा और मानव प्रेमी के दोनों ने इस स्कूल के लिए आपका चैरिटी की थी, फंडिंग की थी, मुक्ति द्योतक की बात की, मजदूरों की बात करी। सिख और बनारस में उनका ये भाषण बड़ा फेमस हुआ और हमने इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से देख लिया। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़ जाए। तो इतना हम कल देख चुके थे, इतनी बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन जब शुरू होगा, इस आंदोलन पर हम लोग अपनी खास नजर रखेंगे और देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत और अंत कैसे होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1917 की। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीत गया। आप देखते हैं कि 1917 में गांधी जी करते हैं चंपारण आंदोलन। और वहां क्या था, जो काश्तकार यानी कि जो लोग खेती वगैरह जो काम करते हैं उनको काश्तकार कहा जाता है, ये अपनी मर्जी से कुछ फसलों को बोना चाहते थे। लेकिन इन्होंने कुछ बाप के जमींदार या ठेकेदारों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि अपनी जमीन के 3/20 भाग पर इनको नील की खेती करना अनिवार्य है, यानी कि करनी ही पड़ेगी। वो उनको बेचते थे और उसकी वो कीमत मिलती नहीं थी। इनको लेकर कुछ आपसी उनका झगड़ा था, कहानी बहुत लंबी, शॉर्टकट में सुना रहा हूँ। तो इसको लेकर मध्यस्थता करने के लिए गांधी जी आए, ठीक। और गांधी ने चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया। यानी कि अगले वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात यानी कि जहाँ के वो मूल गृह राज्य था, अपने राज्य में 2 अभियान में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में एक श्रम आश्रम में हस्तक्षेप किया। एक आप वहां पर आपकी कपड़ा मिल थी, ठीक, अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जो था, वहां मिल मालिक और काम करने वालों के बीच में एक क्या हो गया था, एक विवाद हुआ। और वो विवाद था प्लेग बोनस को लेकर। ऐसा था, प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। एक 35% की मांग कर रहे थे, एक उनको 15% देना चाहते, ठीक। तो वो भी उन्होंने सुलझा। तो काम करने वाली काम को बेहतर स्थिति की मांग, और इसके बाद खेड़ा में फसल चौपट होने पर किसानों का लगान माफ कराने के लिए तो उन्होंने 3 मैच खेले। सबसे पहले 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद मिल, और उसके बाद 1918 में इन्होंने कहा गए, आपका बारदोली, खेड़ा, खेड़ा। ये 2 आंदोलन उन्होंने गुजरात में निपटाया। यहाँ क्या था, फसल खराब हो गई थी, यहाँ लगान को लेकर दिक्कत थी कि जब फसल खराब होगी लगान कहां से चुकाए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में पहल से गांधी जी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिसने गरीबों के सहारे के लिए सहानुभूति की। इस तरह सभी स्थानीय संघर्ष और उनके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासन की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा हो गया। ऐसे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कोई आदमी अपनी मांगों को इस हद से रखेगा। 2 तरह के आपका धड़े थे, एक जो विनय पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, एक उग्रता से रखते थे,
महात्मा गांधी ने बीच का रास्ता चुना, अहिंसा आत्म, यानी कि कोई हिंसा न करके अपनी मांग को रखना। ठीक। 1914 और 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस प्रतिबंध लगाया। आप जानते हैं कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कुछ ऐसा छाप नहीं सकते, और बिना जांच कार्यवाही के अनुमति दे दी। अब सर सिडनी रॉलेट अध्यक्षता में एक समिति की संस्तुति के आधार पर इन्हें कठोर उपाय जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून आया था, जिस कानून का मतलब क्या था कि बिना ही जांच के कारावास की अनुमति, यानी कि पुलिस किसी को भी उठाकर बिना किसी जांच के जेल के अंदर बंद कर सकती है। ठीक। और ये एक्ट लेके आए थे सर सिडनी रॉलेट। तो इसी को किस नाम से जाना गया? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। और इसी एक्ट के खिलाफ क्या हुआ? बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चला और एक अभियान चला गांधी जी द्वारा। उत्तर और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद कर समर्थन, दुकान, स्कूल बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। पंजाब विशेष रूप से आपका कड़ा विरोध हुआ, जहां पर बहुत सारे लोग युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। क्या मिला? रॉलेट एक्ट। अब ये टाइम है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक। तो युद्ध से निकले हैं, उम्मीद थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ होगा हमारे लिए, और मिला क्या? रॉलेट एक्ट। यानी कि आपको शक के आधार पर पकड़कर बिना किसी जांच के आपको सीधा जेल में डाल सकते हैं, आपको कोई जज वज की जरूरत नहीं। कह रहे हैं पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांतों में धीरे धीरे और तनावपूर्ण स्थिति होती चली गई। 1919 में अमृतसर में खून खराबे चरमो उत्कर्ष यानी कि अपने बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी नेता पर सभा में गोली चलाने का हुक्म दिया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसी समय दो व्यक्ति पकड़े गए थे पंजाब में, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और आपका सत्यपाल। इन दोनों की रिहाई के लिए जो है आपका 14 अप्रैल को भीड़ इकट्ठी होती है जलियांवाला बाग। शांतिपूर्ण धरना चला था, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थी, बच्चे भी थे। और उस दिन आपका सिखों का एक आपका मकर संक्रांति भी थी। 14 अप्रैल को शायद मकर संक्रांति या लोहड़ी वोहड़ी ऐसा कुछ आपका प्रोग्राम था। तो वो लोग वहां पहुंचते हैं और जनरल डायर उन पर अनाधुन तरीके से फायरिंग करा देता है। रॉलेट एक्ट से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में बने। इनकी सफलता उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग करी, जो भारतीय उपनिवेशवाद को खात्मा करना चाहते। उन्होंने आग्रह किया कि वे स्कूल, कॉलेज, न्यायालय ना जाएं और ना ही बाप का कर चुकाएं। सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों का त्याग करने का प्रण कहा। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत में 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करेगा, संघर्ष और विस्तार करेगा। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हाथ मिला लिया। हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए और सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक में खलीफा को पुनरुत्थान किया गया। हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो आपका टर्की पर अटैक करता है ब्रिटेन और वहां के खलीफा को हटा देता है। अब खलीफा को हटना मतलब उनके धार्मिक गुरु को हटा देना। तो भारत के मुसलमान के, विश्व के मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया और यही विरोध वहां उनके चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की, कैसे बढ़ते चले गए। उन सारे प्रयास को आप इसमें गौर करके देख सकते हैं। देख लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता लगा कैसे कैसे हुआ जलियांवाला बाग वगैरह, इस सारे चीजों पर आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं।
एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी है। अब एक लोकप्रिय आंदोलन सामने आने वाला है। अब क्यों ना आए, जिसकी डिमांड इतनी है उस आंदोलन की कि वो तो बढ़ना ही है, जिस तरह की इनकी नीति और पॉलिसियां थी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग के खिलाफत के साथ साथ मिलने से भारत में दो प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही बहा में मुक्ति कर दी और ये चीजें औपचारिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व है। कैसी हैं? बिल्कुल ही अभूतपूर्व है। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत जाना मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़ताल हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ियां के जनजातीय वन्य कानून की अवहेलना कर दी। अवध में किसानों ने कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलन में कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया। अवज्ञा मतलब हम आपका काम नहीं करेंगे। अवज्ञा का मतलब होता आज्ञा ना मानना ही अवज्ञा है। अवज्ञा का मतलब क्या है? आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना ही क्या है? अवज्ञा। किसानों, श्रमिकों और अन्य ढंग से व्याख्या की और औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग और उनके प्राप्त निर्देश को टिकने की वजह हितों में मेल खाते इस्तेमाल कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अमेरिका जीवनी लेख लुई फिशर ने असहयोग भारत गांधी जी के जीवन का एक युग माना है। कैसे माना है? लुई फिशर ने एक युग माना महात्मा गांधी जीवन। क्लियर है? तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे हड़ताल, क्या कुछ कैसे हुआ, इन सभी के लिए हमने आगे बढ़े। देख लिया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। प्रभाव की दृष्टि से कैसा था? सकारात्मक। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और सुशासन आवश्यक थे। स्वशासन के लिए यह प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों का एक समूह ने संयुक्त प्रांत में चोरा चोरी पुलवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। उसमें आग लग गई। इस अग्निकांड में कई पुलिस वाले की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्हें जोर दिया कि किसी भी तरह से उत्तेजना को निहत्थे भीड़ के दायरे में निर्भय व्यक्ति पर घृणित हत्या करने के उचित नहीं ठहराया जाएगा। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझिए। तो क्या पुलिस स्टेशन पर आक्रमण। अब हुआ क्या, एक जगह है चोरा चोरी, अब आंदोलन चल रहा है, पुलिस की और जनता की भिड़ंत हो गई और पुलिस वाले में मारे गए। कह रहे कि इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। अब आंदोलन क्या था? अहिंसात्मक। आंदोलन की क्या प्रवृत्ति थी? अहिंसा। अब हो क्या गया, यानी कि कोई किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि नहीं। अब ये आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया। हिंसक हो गया यानी कि हिंसा हो गई। अब गांधी जी इस आंदोलन को वापस करेंगे। हिंसा क्या हुई कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और आग लगने से कई पुलिस वालों की जान चली। गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस ले लिया, तुरंत वापस लेना पड़ा।
उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना यानी कि गर्मा गर्मी को निहत्थे और एक तरह से भीड़ पर निर्भर व्यक्ति को घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहरा। एक भीड़ आई और एक भीड़ ने किसी को घृणा के दम पर किसी को मार दिया और कह रही ये अच्छी बात नहीं है। चोरा चोरी कांड के बाद उन्होंने यूपी में जगह पड़ती है, उन्होंने वहां से इस आंदोलन को वापस लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया। आंदोलन हुआ, कमजोर हो गया, गांधी जी ने बंद कर दिया तो आंदोलन कमजोर पड़ गया और हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने पर जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की, इस तथ्य को नकार कर असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है या अथवा करूंगा आपसे विभिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य से नकारना असंभव होगा कि आप लाखों देशवासी की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखता हूं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की है और उस पर न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत की घट रही आंदोलन की वजह से सरकार के लिए सजा इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो मुझे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। कह रहा कि अगर ऐसा हुआ कि आंदोलन घटा और चीजें आप रिलीज हो गए तो शायद मुझसे ज्यादा कोई और खुश नहीं होगा। ये किसी नेता के बारे में अंग्रेज अधिकारी के कहे गए शब्द हैं जो बड़े मायने रखते हैं। सोच के देखिए, जो जज आपकी सजा सुना रहा है वही आपका दुखी है, वो इसे दृष्टिगत कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं जन नेता के रूप में कौन उभरा। उन्नीस 1922 तक महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दी। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में दिए गए वायदे के उन्होंने पूरा किया और अब तक व्यवसायी और बुद्धिजीवी का ही आंदोलन नहीं रह गया। अब केवल बुद्धिजीवी नहीं रह गए, हजारों की संख्या में किसान, श्रमिकों और कारीगरों ने इसमें भाग लेना शुरू किया। ऐसा है, इन्होंने भाग लेना शुरू किया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति उदार अभिव्यक्त करते थे, उन्हें महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी ने उन्हें किस तरह से वस्त्र पहनाए थे, उनकी तरह रहते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, नेताओं की तरह सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते बल्कि सहानुभूति रखते हैं, घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे और लोग थे जनसमूह से अलग रहते थे। और आंदोलन पहले कैसा था, बस पहले बुद्धिजीवी कुछ लोग आपस में मिलते थे, बैठ के चर्चा करते थे, चले जाते थे। गांधी जी ने रियल आंदोलन को रियल आंदोलन बनाया। आप ये समझिए। क्लियर है? तो अब लोग कैसे पहचान लगे उन्हें एक अच्छे नेता के रूप। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इस गांधी जी के ये चरित्र में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चैप्टर को घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।